आने से पहले एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। और ये जिन लोगों का आईएएस का प्री है वो लोग भी मतलब बीच-बीच में देखते रहेंगे, क्योंकि एक बार में तो याद नहीं होता है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन 2-4 बार देख लोगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, और सुनने से ज़्यादा याद होता है। और साथ में किताब रख लो, सुनते रहो, याद हो जाएगा। चलें ठीक है, आ जाइए हम लोग देखते हैं। इनिशिएटिव एंड द स्कीम एंड द प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर है। इकोनॉमिक अफेयर्स का इसमें जो भी इवेंट्स हैं कंट्री में एंड अब्रॉड, उनके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। और 15 अप्रैल 2022 से लेकर और 15 अप्रैल 2023 तक जो है कवर किया गया है इसमें, और यही लगभग आपके एग्ज़ाम में आएगा। इकोनॉमिक इनिशिएटिव एंड स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर है। पहले सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इसके ऊपर आईएएस वालों को ज़रा फोकस करना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आता है। तो पॉलिसी के ऊपर जो है क्या पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स जो आपका होता है, एक्सटर्नल सेक्टर उसका पार्ट होता है। और बेसिकली इसके अंदर जो है आपका ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात की गई है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमें क्या करना है, तो बेसिकली इसके अंदर जो पिलर्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पिलर क्या होंगे, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये 2015 से 20 तक जो है वो टारगेटेड एक्सपोर्ट है वो 900 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का है बाई, मतलब ये टारगेट रखा गया था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो टारगेट था वो 900 बिलियन डॉलर था। तो ये थोड़ा सा एक रखेंगे। ट्रस्ट जो है बाद में, देखो मुझे पता था ना ये, देखो तो प्रीवियस फॉरेन पॉलिसीज जो है ये यूपीएससी वाले ज़रा फोकस करके देखेंगे, मैंने बोला। और इसमें जो है 4 पिलर की बात की हुई है, जैसे 4 पिलर की बात की हुई है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। प्रीवियस टारगेट थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ट्रेड पॉलिसी का प्रीवियस टारगेट क्या था, खासकर पीसीएस वाले 900 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर, ऐसा कभी कभी पूछ लेता है यूपीएससी, बाई 2020, ठीक है ना। तो टारगेट वाज एक्सटेंडेड अलॉन्ग विद द पॉलिसी ऑफ द 3 पिलर टिल मार्च 23। और ये क्या है, 4 पिलर कौन कौन से हैं, 4 पिलर देखिए क्या क्या है। पहला क्या है उसको दिमाग में रखें, इंसेंटिव टू रिमिशन, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा मतलब बस ये है कि 4 पिलर कौन से हैं, कई बार ऐसा आईएएस में बना देता है ऐसा क्वेश्चन के अप्रोच पॉलिसी के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, फॉरेन पॉलिसी ट्रेड के कौन से हैं। तो इसको अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू द कोलैबोरेशन एक्सपोर्टर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंड इंडियन मिशन। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, रिड्यूसिंग इन द ट्रांजेक्शन ऑफ कॉस्ट एंड ई इनिशिएटिव्स। उसके अलावा जो है इमर्जिंग एरियाज, ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एंड द एक्सपोर्ट हब और स्ट्रीमिंग इसको मेट पॉलिसी। तो ये कुछ मतलब पॉइंट्स आपने दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है, कि क्या है एक्सपोर्ट में। उसके अलावा टाउन टू एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जैसे अभी हमने क्या ना 4 न्यू टाउन्स, नेमली आपका फरीदाबाद, याद रख लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में कौन कौन सा है, क्योंकि पॉलिसी से बीच बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो 2-4 पॉलिसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जैसे फिजिकल पॉलिसी है, दूसरा आपका क्या नाम है इकोनॉमिक सर्वे मिसलेट में कुछ भी आता है तो उसमें फिजिकल पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये सब जो पॉलिसी होती है इससे आईएएस वालों के लिए मैं ये बेसिकली फोकस कर रहा हूँ। पीसीएस में कभी कभी कम पूछता है, ये वाला पॉइंट जो है पीसीएस में भी आ सकता है, लेकिन आईएएस में जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जैसे पूछ लिया 2023 का क्या है, तो उसमें आपको ये काम जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। फाइन, तो इसमें एक तो ये देखें कि आपका फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी, ठीक है, ये आपके क्या है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो इसको जरा मार्क कर लीजिए आप लोग, याद कर अगर कर सकते तो कर लीजिए। ये इनको डिजिग्नेट किया गया है। अब क्वेश्चन आ जाए, जैसे बना सकता है, हो सकता है पीसीएस में आपको पर्सनल क्वेश्चन ही मिल जाए कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में कौन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर देयर और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट देयर। तो फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी की बजाय लखनऊ डाल दे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखें, एक तो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम ये लेकर आए हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका स्टेट होल्डर स्कीम है, तो ये आ गया। तो ये बात समझ लीजिए। उसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्टर, तो एक्सपोर्टर फर्म रिकॉग्नाइज विद द स्टेटस बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो उन लोगों को अलग अलग देते हैं, जैसे प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स, फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, फैसिलिटेटिंग अंडर ईपीसीजी स्कीम, और फैसिलिटेटिंग अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, और
एमएनएसटी स्कीम। तो ये जो है बेसिकली जितने भी हैं, ये फॉरेन पॉलिसी में जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये आराम से आप बढ़ के घर पे पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन की हाइलाइट्स को जरूर देख लीजिएगा। प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन पॉलिसी एम्फेसाइज द एक्सपोर्ट प्रमोशन, वो वही बातें सेम रिपीट करेंगे हर पॉलिसी में, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिक होती हैं उनको जरूर याद रखिए। जैसे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस याद रखिएगा, यूनिक है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये स्टेटस किस बेस पे मिलेगा, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रख लीजिएगा। बस ये पॉलिसी के अंदर इतनी ही बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के लायक हैं। ओके फाइन। क्योंकि स्टेटस होल्ड करके, ये स्टेटस होल्डर जो स्कीम है ना, स्टेटस होल्डर स्कीम मतलब स्टेटस होल्ड करेंगे कि आप किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि आप ई कॉमर्स में हैं, कि आप एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हैं, किस तरह के प्रमोट कर रहे हैं, एमनेस्टी से कर रहे हैं या इसमें। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा स्टेट होल्डर स्कीम के अंदर कौन कौन सी मतलब आपके टारगेट किए गए हैं। तो ये टारगेट, ये इनके नाम याद रखिएगा कि एक तो प्रमोटिंग एक्सपोर्ट थ्रू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, एक टैग मिलेगा, एक स्टेटस ये मिलेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा ई कॉमर्स का मिल सकता है, दूसरा ईपीसीजी स्कीम का मिल सकता है, ठीक है ना। और ठीक है, उसके अलावा आपका जो है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम से मिल सकता है और एमएनएसटी स्कीम से हो सकता है। ओके, ये आप मेन आईएएस वाले प्लीज ध्यान रखें, आपको हो सकता है फॉरेन पॉलिसी लिखने के लिए आ जाएगी, राइट राइट समथिंग अबाउट या राइट डाउन और क्रिटिकली एग्जामिन और डिस्कस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, तो उसमें ये सब आप डाल सकते हैं। ओके, आईएएस वाले मेंस में आ सकता है या प्री में अगर इसमें से कुछ पूछ सकता है। नेशनल मिशन फॉर द नेचुरल फार्मिंग, तो इसमें नेचुरल फार्मिंग में जिसने भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति स्कीम, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है, भारतीय परंपरागत कृषि प्रगति स्कीम है, ये लाया गया है, ठीक है। ओके, नेचुरल फार्मिंग के लिए इसमें ये जो आपका क्या नाम है, नेचुरल फार्मिंग जो स्कीम है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, 7.5 करोड़ हेक्टेयर हेक्टेयर लाख 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को डेवलप करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। 1500 क्लस्टर्स को डेवलप करने का है। टोटल बजट लो है 1584 करोड़ रुपए का, सेंटर का शेयर है इसके अंदर। तो ये है बेसिकली इसमें जो है भारतीय ये प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, ये BRCs बनाई गई हैं, ठीक है। सेंटर बनाए गए हैं किसके लिए, परंपरागत कृषि के लिए। व्हाट इज परंपरागत कृषि, जैसे कि काव का डंक, यूरेन, नीम, बायोकल्चर, ये सब यूज करके परंपरागत कृषि किया जाए। तो एक मतलब कभी यूपी वाले जो है कभी कभी इसको, ये मैंने क्यों फोकस कर दिया, क्योंकि कभी कभी यूपी वाले ना परंपरागत कृषि स्कीम जैसे ऐसे बोल दे दिया कि भारतीय परंपरागत कृषि प्रगति योजना, ये कौन से मिशन के अंदर है, तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंदर है। तो नाम से वैसे जाहिर हो जाता है, लेकिन एक बार पढ़े रहोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, ये स्कीम जितनी भी होती हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम जो है ये 2020 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये पार्ट था आत्मनिर्भर भारत अभियान का। बस ये क्वेश्चन आप पीसीएस के लिए दिमाग में रखिएगा कि ये जो है आपका माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, पीएम का माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, ये कौन सा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा। ओके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, इसमें ये भी पहले आपसे बात हो चुकी है इसके बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, ये मैं एक बार डिस्कस कर भी चुका हूँ। लेकिन अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इतना याद रखिए कि इसी में एक डिस्ट्रिक्ट वन अप्रोच है, यानी कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को एक चीज़ पे कॉमन कॉमन सर्विस अवेलेबल कराने के लिए उसको डेवलप करने की बात की जा रही है इसमें, यानी स्पेशलाइजेशन की थोड़ी बात की जाती है ताकि वो फेमस हो जाए वो डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो माइक्रो ये है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम, ये आया है। उसके बाद में फिर आपका और किसका पार्ट है, बस इसका दिमाग में रख लोगे तो काम हो जाएगा। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप अप्रूव्ड बाय MIDH। MIDH क्या है, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर जो है इन्होंने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिए हैं इसके लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है।
मिशन ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर ये है क्या? मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कई बार क्वेश्चन जैसे आता है इकोनॉमी में तो ये पूछ लेता है कि सेंट्रल की स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या स्टेट की स्कीम है। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब समझते हो क्या होता है? सबको पता है ना ये बात या नहीं पता है? नहीं पता तो पूछ लो, क्योंकि नहीं पता तो जान लो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्कीम में क्या फ़र्क है। जानते हो आप लोग इस बात को? अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। बताओ भाई, जानते हो क्या? साजिया, तुम्हें पता है क्या होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम? हम्म, स्पॉन्सर करती है क्या मतलब क्या हुआ? पैसा गवर्नमेंट देगी, सेंटर, और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ठीक। इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें एक पैसा गवर्नमेंट देती है, लेकिन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट, और जो सेंट्रली स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। उसको सेंट्रल ही पैसा देती है, सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करवाती है अपनी मशीनरी से। और उसको, और जो इस स्टेट स्कीम होती है उसको स्टेट खुद स्पॉन्सर करता है, खुद ही, मतलब स्टेट में कभी कोई फंडिंग मिल जाती है, लेकिन स्टेट को स्टेट ही इम्प्लीमेंट करता है, और स्टेट की फंडिंग भी मेनली स्टेट की होती है। ठीक है। तो उसके अलावा ये क्या नाम है, ये है स्वायत्त स्वायत्त इनिशिएटिव है। स्वायत्त इनिशिएटिव बेसिकली किसके लिए है? वुमेन के स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ के एडवांटेज के लिए ये रखा गया है। स्वायत्त स्कीम इनिशिएटिव है। ये स्टार्टअप वुमेन एंड यंग एडवांटेज थ्रू द ई ट्रांजेक्शन। तो ये बेसिकली प्रमोट करना है स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यंग, ठीक है, एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। तो इसको स्वायत्त कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2019 में लॉन्च किया गया है। ये माइक्रो इंटरप्राइजेज वगैरह के प्रमोशन के लिए, दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस मतलब प्रोवाइड करना, या GEM जो होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है। ये इनिशिएटिव 2016 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसका इनिशिएटिव है। जैसे ये पूछ ले कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का। ऐसे क्वेश्चन जो बस मैं उन्हीं चीज़ों को देख रहा हूँ जो क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा वो नहीं करना है। MSME का कॉम्पिटिटिव स्कीम, MSME कॉम्पिटिटिव स्कीम लीन, ये 2023 में लॉन्च हुआ है, मार्च में। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने। ये लीन जो है ये बेसिकली क्या है? lean manufacturing in the methodological that focus on minimizing the waste within the manufacturing system while simultaneously maximizing productivity। तो ये लीन जो है इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि किस लिए है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, ठीक है। लीन जो है ये बेसिकली मतलब इसके लिए बनाया गया है कि कम वो हो, वेस्टेज कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। बस ये दिमाग में रखें, बाकी ठीक है। ओके। चैंपियन मतलब पोर्टल एक बनाया गया है। चैंपियन पोर्टल, चैंपियन किससे रिलेटेड है? तो चैंपियन पोर्टल क्या है और चैंपियन पोर्टल किससे रिलेटेड है, ये भी हो सकता है पूछ ले। तो चैंपियन, ये सब वर्ड यूज़ करते रहते हैं ना मोदी। तो चैंपियन जो है ये क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये थोड़ा सा आप देख लें कि चैंपियन क्या स्टैंड करता है, हो सकता है पूछ ले। मोदी ने लॉन्च किया भाई। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ले कि ये किससे रिलेटेड है, तो एक बार रीड कर लो ताकि अगर आ जाए। तो क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये चैंपियंस के लिए वर्ड दिया गया है। तो बस इसको दिमाग में रख लेना। ओके। पूछ सकता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हो सकता है ऐसे पूछ ले। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी तो फोकस लीन मैन्युफैक्चरिंग का की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा ये, ठीक है, कि मतलब वेस्टेज को कम करना है, साथ में साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है। कुसुम कुसुम क्वेश्चन आ सकता है कि PM कुसुम योजना क्या है? तो कुसुम योजना रट्टा मान लीजिएगा, ये किसान ऊर्जा सुरक्षा
ठीक है, एवं उत्थान महाभियान, ये कुसुम है, इसका फुल फॉर्म है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये कुसुम है। ठीक है, ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने मतलब ये स्टेप्स लिए हैं, कई सारे टारगेट हैं इसके, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया गया है। पीएम कुसुम स्कीम में, कुसुम स्कीम का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा कि कुसुम स्कीम है क्या, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा महाभियान। इसमें ये 2019 में लॉन्च किया गया था, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फार्मर्स की। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पावर नॉन फॉसिल फ्यूल से लाने की बात 40% की गई थी। ठीक है, इसमें जो है नॉन मतलब कैसे नॉन एग्रीकल्चर से लेकर आएंगे, तो इसमें बेसिकली इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हमारा इंडिया का है कि मतलब हम लोग फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, तो उसका पार्ट उसको इंटीग्रेट किया जाए। जैसे हम होता है ना यूएनएफसीसी में हम लोग भी अपना वो लगाते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो इन्वायरमेंट में कि हम भी अपना इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करते हैं। हर कोई बोलता है कि भाई हम लोग इतना इतना मतलब हमारा इंटेंशन है कि हम इतना कम करेंगे, तो हमने पेरिस कन्वेंशन में बोला था कि हम लोग अपना कम करेंगे, तो उसी का एक पार्ट बना दिया है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है हम नॉन फॉसिल फ्यूल को यूज़ करेंगे। तो बस इसको याद रखिएगा कि ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने की कोशिश है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, ओके, अभी बस लिंक कर लो बहुत है अभी। ठीक है, अभी ज़्यादा मतलब सोलरा मतलब बेसिकली सोलराइज्ड यूज़ करेंगे, सोलराइज्ड स्कीम को यूज़ करके ये लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी पंप वम्प चलाते हैं, वो जो एग्रीकल्चर पंप वगैरह होता है उसको याद कर लो। पीएम मित्रा पार्क, पीएम मित्रा पार्क क्या है, मेगा टेक्सटाइल पार्क है ये पीएम मित्रा पार्क। इसमें सेटअप किए गए हैं तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र, गुजरात में, एमपी और उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम मित्रा पार्क। ठीक है, ये मोदी ने अनाउंस किया है मार्च 2023 में। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से स्टेट में पीएम मित्रा पार्क बनाने की बात की गई है, तो याद रखो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड यूपी। ठीक है, और ये पीएम मित्रा जो है, क्यों मार रही हो भाई, पीएम मित्रा ये इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री ने पीएम मित्रा पे 5F विजन दिया हुआ है, 5F विजन। ठीक है, जिसका मतलब है इंडिया मतलब बेसिकली इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की गई है। ये क्वेश्चन पूछा कि मोदी 5S विजन ये किससे रिलेटेड है, इंडियन टेक्सटाइल एजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि पीएम पीएम मित्रा पार्क स्कीम जो है, ये मित्रा पार्क स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये जो है स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाई गई है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, एंड इट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाई गई है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे याद कर लेना, मतलब देखते जाओ। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM ये लाया गया है, तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा अ, इसमें से क्वेश्चन बनेगा नहीं मुझे लग रहा है, छोड़ दो। एक क्वेश्चन अगर बनेगा तो मैं बता दूंगा, रहने दो, छोड़। हाँ, ये हो सकता है 100% जो ऑटोमेटेड रूट से 100% FDI अंदर ऑटोमेटेड रूट, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि टेक्सटाइल में क्या मतलब FDI जो है वो ऑटोमेटेड रूट से कितना परसेंट आ सकता है, तो 100% आ सकता है, ये पॉइंट देख सकते हो बस। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और ग्रीन पोर्टल एंड शिपिंग, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, जो वो टैग वाला था ना, उसी से रिलेटेड है ये भी। ठीक है ना, मैं द एनर्जी एंड रिसोर्स मिनिस्ट्री, जिसमें वो शिपिंग वगैरह में को ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ग्रीन टैग वाला याद है, उसी से रिलेटेड है। उसमें भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ तो है साइंस एंड टेक में। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, ये डल लेक के अंदर, श्रीनगर के अंदर, जब भी कभी फ्लोटिंग व्लोटिंग आ जाए ना, ठीक है, तो इसमें जो है ये ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं डल झील वगैरह का जिक्र ज़रूर आ जाएगा। तो इंडिया का फर्स्ट फाइनेंशियल फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो लगाया गया, वो उसमें इनिशिएटिव था इसका निवेशक दीदी। ठीक है, ये निवेशक दीदी जो है टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन इन द डल लेक ऑफ श्रीनगर, तो यहाँ निवेशक दीदी के नाम से ये स्कीम चलाई गई थी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कंडक्ट किया था फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप
इनिशिएटिव था निवेशक दीदी, और इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इससे। ठीक है, आईपीपीबी ने क्या है, आईपीपीबी क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। और ये निवेशक दीदी किससे रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर में निवेशक दीदी जो है फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है, लोकल लैंग्वेज में, कश्मीरी लैंग्वेज में। फ्लोटिंग कैंप लगाया था डल लेक में, श्रीनगर में। तो ये थोड़ा सा एक हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए, आता है ऐसा। ओके, उसके बाद में फिर आपका कॉन्फ्रेंस एक्सपो, उसके बाद में फिर जो इम्पोर्टेंट था, आज़ादी 75 @75, यूएमआई आज़ादी @75, सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। ये जो है इसका थीम पूछ सकता है कि क्या नाम है, यूएमआई का थीम क्या है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया, उसका थीम क्या है, 15th यूएमआई का थीम क्या था। 16th यूएमआई जो कॉन्फ्रेंस है वो 2023 में दिल्ली में होगा। और ये अभी जो है ऑर्गेनाइज कहाँ गया था, कोची केरला में किया गया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था, आज़ादी @75, सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी इसका वो था लोगो। और 16 जो है वो किया जाएगा नई दिल्ली में। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले। ठीक है, इसमें जो है अर्बन मोबिलिटी इंडिया में। ठीक है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, कोची केरला में अभी 15th हुआ है, 16 जो है दिल्ली में होगा, बस इसको याद रख लेना। ओके ओके, विनर अवार्ड का बस ठीक है। तो ये बाकी देखो, बहुत ज़्यादा फैक्ट तो दिमाग में रख नहीं पाओगे, कुछ कुछ चीज़ें बस देख लो। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट, ये वाराणसी के अंदर हुआ। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट 2022, ये वाराणसी के अंदर हुआ है। और ये गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे जो समिट है वाराणसी, एक तो ये क्वेश्चन बस आएगा क्योंकि यूपी में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस वालों के लिए कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट कहाँ पे हुआ है 2022, तो वाराणसी दिल्ली, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश, इसको याद कर लीजिएगा यूपी में जो एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, यूपी इसमें इसमें क्योंकि जो वाटरवे होता है, वाटरवे हमारे, अच्छा इसमें एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा कि नेशनल वाटरवे कौन सा, तो नेशनल वाटरवे 1 जो है वो याद करिएगा, हल्दिया से इलाहाबाद तक। ये बचपन ये मैंने पढ़ाया भी है ज्योग्राफी के अंदर, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1620 किलोमीटर का है, हल्दिया से गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम में पूरा इलाहाबाद से, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इससे होकर गुजरता है। और नेशनल वाटरवे 2 जो है 891 किलोमीटर का है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, डिबरी से सादिया तक आसाम के अंदर है, और उसके ब्रह्मपुत्र रिवर पे है वाटरवे 2। और वाटर वे 1 जो है वो गंगा भागीरथी हुगली रिवर पे है, यानी गंगा पे है। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र पे है। नेशनल वाटरवे 3 250 किलोमीटर का है, ये आपका जो है कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ठीक है, वेस्ट कोस्टल कैनाल में है। और चंपारा चंपाकरा और उद्योग मंडल कैनाल में केरला में है। तो ऐसे कभी क्वेश्चन 4 तो कम से कम याद ही कर लो। नेशनल वाटरवे 4 ये कृष्णा रिवर में विजयवाड़ा से लेकर और मुक्त्याला, और ये आंध्र प्रदेश में है। दिमाग में रखो, हो सकता है क्वेश्चन आ ही जाए। ये कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बाकी कहानी तो है पीएम गति वाटरवे के लिए हुआ था, वाराणसी में अभी मीटिंग हुई है। और ये वाटरवे नेशनल वाटरवेज जो है हमारे पास 4 नेशनल वाटरवेज कौन कौन सी रिवर पे हैं, कौन से स्टेट में हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, और लगभग सबसे बड़ा वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 ही है। और वो जो है नेशनल वाटरवे 1 जो है वो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक, इसको रट्टा मार दीजिए, यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। कौन सा पेज था यार, देखो गलती से हाथ लग जाता है तो 84 था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें देखो मतलब सारी चीज़ें तो हम लोग नहीं मतलब बहुत डिटेल में कर सकते, लेकिन किससे जैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, थोड़ा सा देख ले सकते हैं। नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर में है। कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर। ये नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कौन सी, तो ये देखिए एक लॉन्च है नमस्ते। नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड क्या नाम है सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये है। और ये जो है बेसिकली इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लोग इसमें वो हैं। और ये एजेंसी इंप्लीमेंट कौन सी करेगी, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगी। सेंटर सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का यह यानी कि मतलब क्या है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या क्या मतलब इसका, किसको इम्प्लीमेंट, हाँ, बिल्कुल। तो ये बस याद रखना है। ज़ीरो फैटेलिटीज़ इन द सैनिटेशन वर्क इन इंडिया इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑल सैनिटेशन वर्कर इज़ परफॉर्म बाय द स्किल्ड वर्कर। नो सैनिटेशन वर्कर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन फेटस मैटर। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपको पता है कि इश्यू रहा है इंडिया में, ख़ासकर मतलब कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत ही इसमें ह्यूमिलिएट किया जाता रहा है। तो नेशनल सोलर मिशन जो है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो लॉन्च किया गया था 2010 के अंदर। और उसके बाद इनिशियली उसके बाद नेशनल सोलर मिशन इसको बनाया गया। इट हैज़ लॉन्च्ड विद द एम ऑफ जनरेटिंग 20 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय द ईयर 2022, बट लेटर इंक्रीज किया गया, 100 गीगावाट करा गया कैपेसिटी बनाने के लिए। रूफ टॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करने के लिए 40 गीगावाट का बोला गया, और लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड बनाने के लिए 60 गीगावाट का बोला गया है। तो ये भी दिमाग में आपको रखने का है, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस परफॉर्मेंस एक्शन प्लान, तो इसमें स्टेट की कैटेगरी पूछ सकता है अगर कुछ पूछा इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की ये मतलब इसके लिए पूछ सकता है कि टॉप अचीवर्स, ठीक है, टॉप अचीवर्स, अचीवर, एस्पायर्स और इमर्जिंग बिजनेस ये क्या नाम है आपका इकोसिस्टम, ये कौन है। लेकिन अब इसमें इतनी कैटेगरी आप याद करने में मत फंसिएगा, रेयर क्वेश्चन हो सकता है आए, अगर आ गया तो अब इतना कहाँ रट्टा मारेंगे, छोड़ दीजिए, ठीक है, वैसे आएगा नहीं। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ये क्वेश्चन देखिए ये कौन निकालता है, इसी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, तो इंडिया की रैंक 131 है, ठीक है, ये इंडेक्स में, ओके। और इसको ये जो है बेसिकली निकालता कौन है, ये रिलीज करता है वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है, थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन। अभी क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको याद रखें, ओके। इंडेक्स जो है वो एनुअल इंडेक्स है, ये हेरिटेज फाउंडेशन वाले निकालते हैं, एंड वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल वाले। इसमें बेसिकली इंडेक्स के अंदर 12 आस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं, 12 आस्पेक्ट्स को डिवाइड करते हैं ये 4 कैटेगरी में। रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट का साइज कि मतलब कितना टैक्स बर्डन है, रेगुलेटरी इफिशियंसी, मार्केट ओपननेस, इन सबको देखते हुए ये कैटेगरी देते हैं। और ये क्या कैटेगरी देते हैं, ये बेसिकली इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम देते हैं। ये दिखाते हैं कि भाई कौन बंदा इकोनॉमिकली किस कंट्री में कितनी फ्रीडम है। तो 131वीं रैंक हमारी पोजीशन है। रूल ऑफ लॉ, कितनी प्रॉपर्टी राइट कितना है, और जुडिशियल इफेक्टिवनेस कितना है, और गवर्नमेंट इंटीग्रिटी कितनी है। आईएएस वाले विशेष तौर पे फोकस करेंगे, उनके ऊपर मेंस में आ सकता है जब आपको आईएएस का एग्जाम लिखना हो तो। गवर्नमेंट साइज को भी देखते हैं, टैक्स बर्डन, उसके अलावा फिजिकल हेल्थ एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रेगुलेटरी इफिशियंसी, बिजनेस फ्रीडम, लेबर फ्रीडम एंड मॉनेटरी फ्रीडम, मार्केट ओपननेस, ट्रेड फ्रीडम एंड इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम, इसकी बात की जाती है। सिंगापुर 83.9 जो पॉइंट है उसके पास, और ये पहले रैंक कर है पे है। उसके बाद में फिर आपका स्विट्ज़रलैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर ताइवान है। और उसके बाद में नॉर्थ कोरिया 2.9 के साथ लास्ट पोजीशन पे है, 176 रैंक है। और क्यों नॉर्थ कोरिया लास्ट पोजीशन पे है आपको बहुत अच्छे से पता है, ओपननेस नहीं है, और मतलब बहुत सी चीज़ें वो बाहर जाहिर करता भी नहीं है, ठीक है। इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो मतलब बहुत ही अच्छी नहीं है, संतोषजनक नहीं है, बट ठीक है। जो एशिया पैसिफिक नेशन में हमारी 29 कंट्रीज़ हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उसमें भी 27th रैंक है, तो बहुत अच्छी बात है। बस इसको याद आपको ये रखना है कि 4 इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स पता नहीं आई मेंस में, आईएएस में, प्री में पूछ सकता है, यूपीएससी यूपीपीसीएस में तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ लॉ है, और क्या नाम है आपका गवर्नमेंट साइज है, रेगुलेटरी इफिशियंसी है, मार्केट ओपननेस है, ये चार चार क्राइटेरिया याद कर लीजिएगा। और
जो है इसमें इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम निकालता कौन है, तो उसको याद कर लीजिएगा, हेरिटेज फाउंडेशन निकालता है। हेडक्वार्टर इसका जो है वाशिंगटन वाशिंगटन है, और यह थिंक टैंक है, और 131वीं पोजीशन अपनी 2023 वाली लिस्ट में है। ठीक है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव रिपोर्ट जो निकालता है वो ट्रेड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड डेवलपमेंट, ये पब्लिश करता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट। ये जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट। लेकिन अब इसमें यूपी पीसीएस का कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता। इंडिया की रैंक देख लो, 46 रैंक है इसमें। तो उस तो बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, बस इसका याद रख लेना कौन निकालता है। तो ये अगर टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट है तो ध्यान रखना यूएन सी टेड निकालता है, यूएन सी टेड निकालता है। बाकी इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज़ की डिटेल करें। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल, ये अर्बन के लिए 100% पॉपुलर छोड़। सिटी फाइनेंसिंग रैंक, वुमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट, वुमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट। ये एक्चुअली सेक्स रेशियो का, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है ना, फीमेल यानी 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, तो इसके ऊपर ये रिपोर्ट आती है। और ये जो है बेसिकली इसके बारे में अगर आप देखोगे, ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, ये जो अभी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सीएसओ पहले इसको मॉनिटर करता था, लेकिन सीएसओ की जगह अब क्या आ गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आ गया है, जो कल बात हुई थी हमारी। तो एनएसओ अब करता है। ओके, ये एनएसएसओ नहीं है, एनएसओ है। कल मैंने बता दिया था वैसे, है ना, कल बात हो गई थी इसके बारे में, हुई थी ना। तो हमारी जो है हम लोग मतलब बहुत तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और तो उसमें ये भी देखते हैं कि सेक्स रेशियो में हम लोग कहाँ पे हैं। डेटा पूछ सकता है कि कौन निकालता है, तो एनएसओ निकालता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि हमारा रेशियो क्या है, हमारी पॉपुलेशन का क्या अभी हाल है। तो हमारी पॉपुलेशन पर फीमेल की जो निकाला है, बताया गया है कि मतलब हमारी जो पॉपुलेशन की फीमेल की लगभग 48% है। ठीक है, ओवरऑल सेक्स रेशियो वगैरह भी। अच्छा, सेक्स रेशियो हमारा क्या है इस वक्त, 952/2036 तक बोला है, जो कि हमारा जो है 2011 में 943 था, तो 952 हो जाएगा है, ये रेशियो है। ठीक है, तो ये है। कई बार सेक्स रेशियो जो है वो रूरल एरियाज़ में सेक्स रेशियो क्या एक्सपेक्टेशन भी लगाते हैं कि हमारी 2036 तक क्या हो जाएगी, तो जो एक्सपेक्टेशन है वो 949 जो थी, वो इंक्रीज़ होकर रूरल एरियाज़ में 969 तक हो जाएगी। अर्बन एरियाज़ में जो थी वो 929 थी, तो डिक्लाइन होगी, यानी अर्बन एरियाज़ में सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है और रूरल एरियाज़ में बढ़ रहा है, बढ़ने के चांसेस हैं, जिस तरह के मतलब ग्राफ दिख रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखना, जरूरी नहीं है कि पूरा रट्टा मारो। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता है कौन निकालता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है, एसडीएनएस एसएन निकालता है। और इसमें गोल में सबसे नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड है। सबसे ज़्यादा स्कोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, फिनलैंड का, देन डेनमार्क का, देन स्वीडन का। 3 बॉटम कंट्री, चाड रिपब्लिक है, चाड है, और उसका सेंटर आपका अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है। और इंडिया उसके नोबर कंट्रीज़ में, इंडिया की रैंक जो है वो 121 है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान हमसे भी नीचे है, 125, हम उसी में खुश हो लेते हैं। बांग्लादेश लेकिन हमसे हमसे ऊपर है, नेपाल हमसे ऊपर है, श्रीलंका हमसे ऊपर है, और चाइना हमसे ऊपर है। 56, 76, 98, 104 एंड 121 रैंक है। अभी क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर क्या नाम है इन बैटर रैंकिंग, या अबव अस और बिलो अस, ऐसे भी बना सकता है। तो पाकिस्तान ही बिलो रहेगा, बाकी लोग ऊपर है। ठीक है, इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 121वीं रैंक है 163 कंट्रीज़ के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के अंदर। इंडिया ने 2000 देखो अभी 121 है, 2020 के अंदर 117 थी, 2021 के अंदर 120 थी, तो हमारी रैंक जो है वो घटी रही है, हैं? हम लोग मतलब कॉन्जिक्यूटिवली 3 साल से हम नीचे गिर रहे हैं, है ना। स्पेशल बुलेटिन ऑन द मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया 2018 के अंदर, ये मतलब ये स्पेशल बुलेटिन ऑन द मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, ये बेसिकली मैटरनल मोर्टेलिटी आपको पता है कि पर 1000 बर्थ पे
ठीक है, कितने माँ मर जाती कितनी माएँ मर जाती हैं, तो उसके ऊपर वो है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कितनी माएँ मर जाती हैं, तो इसको एमएमआर कहा जाता है। एमएमआर जो होता है रेशियो होता है, ठीक है? रेशियो जो है वो पर लाख लाइव बर्थ पे कितनी माएँ मरती हैं, उसके ऊपर मतलब एक वो रखा जाता है। इसको ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस ऑफ कमिश्नर इसको पब्लिश करवाता है। कौन कराता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ORGI, ये इसको पब्लिश करवाता है। ये एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 97 पर लाख बर्थ पे, मतलब 2014 के अंदर 130 था, इससे 97 2018 और 20 तक है। मैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर टारगेट किया गया है कि एमएमआर को कम से कम किया जाए। 8 स्टेट जो हैं जिनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर वही बताया ना, जीरो वो क्या नाम मैटर उसमें वो भी है ना, मैटरनल हेल्थ की बात में बारे में भी तो बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट एमएमआर भी तो है कि नहीं है? बोलो। तो हम बताओ सबसे हमारी कौन सा सबसे इंडिया में एमएमआर की कैटेगरी में यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो है वो कौन भैया पीछे है हमारे यहाँ, मतलब सबसे नीचे कौन है, बॉटम में कौन है पता है? सबसे ऊपर कौन है? इंडिया की वैसे जो एमएमआर है और जो एवरेज एमएमआर जो है वो क्या है इंडिया की 97 है, ठीक है? और लेकिन अब उसमें अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत सारे स्टेट बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, ठीक है? जैसे आप लोग देख सकते हो उत्तर प्रदेश भी वन ऑफ देम है, ठीक है? अब इसमें स्टेप हमने क्या लिए हैं एमएमआर के लिए, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसे बचाने के लिए क्या लिया, तो जननी शिशु सुरक्षा का कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है? और उसके अलावा आप अगर आप मेंस में आए तो वो आप ऐप मैंने बताया था आप लोगों को, तो ऐप ऐप भी लिख सकते हो। कौन सा ऐप बताया था? प्रधानमंत्री सुरक्षित ठीक है मातृ अभियान, और उसके अलावा ये मिडवाइफ इनिशिएटिव, ये सारे कई सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है? तो आप ये भी डाल सकते हो उसके अंदर। हम्म, ओके भैया। हम लोग कहाँ पहुँच गए? अच्छा यहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, बस ये याद रखो, कौन निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कौन निकालता है पता है आप लोगों को? पता है ये? नहीं पता ना? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड ये आपका वेल्थुन गर्ल, ये क्या लिखा है यार, वेल्थ एंड हंगर लाइफ होना चाहिए, कुछ क्या लिख दिया, वेल्थ हंगर लाइफ, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया इसने, ठीक है? वेल्थ हंगर कुछ करके है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है एनुअल पब्लिकेशन है, 2006 से स्टार्ट हुआ है, और इसको जो है वर्ल्ड वाइड जो है कौन करता है, वेल्थ एंड हंगर लाइफ करके एजेंसी है, कुछ गड़बड़ मतलब इधर उधर हो गया है, ठीक है? और इसका जो है रैंकिंग 107 आउट ऑफ 121 का, इंडिया की जो रैंक है 107 है 121 कंट्रीज़ में, ठीक है? और 2021 के रैंक जो है 101 थी, और हमारी नेबर कंट्रीज से हम पीछे हैं, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा ये इसका जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये कौन निकालता है, ज़रा एक बार इसको देखो, कौन निकालता है भाई? नहीं, वर्ल्ड वाइड एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड कौन है? वेल्थ हंगर लाइफ है क्या? एक बार इसका नाम देखना, इसका नाम एक बार सर्च करके देखो जरा, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 मतलब कौन पब्लिश करता है, मतलब किस वो हु पब्लिश, कौन पब्लिश करता है? वैसे तो आएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड आएगा तो आप मतलब कर लोगे, लेकिन ये वेल्थ हंगर लाइफ आई थिंक है ये, जरा देखो इसको। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है यार इसके ऊपर, ये लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या था वो। अब देखो क्या है, क्या देखा, देख लिया? साजिया कौन निकालता है? अरे उसमें स्पेलिंग देखो गड़बड़ लिखी है।
जल्दी। वेल्थ एंड वेल्थ, वही तो कह रहा हूँ। वेल्थ अंगर हिलेफ ऐसे कुछ करके लिखा है ना। तो ये कहाँ कहाँ देखा है तुमने? मैं नेट पे देखने के लिए कह रहा हूँ। क्या लिखा है? अच्छा चलो। तो हाँ चलो, आप कंसर्न वर्ल्ड वाइड याद कर लेना, वेल्थ हंगर ऐसे तो स्पेलिंग अब तो याद ही हो गया, वैसे ही याद हो गया कि गंदी सी स्पेलिंग है ना। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन क्या आया था वो देखो। क्वेश्चन ये आया था कि ये चार इंडिकेटर्स कौन कौन से चार इंडिकेटर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसके चार इंडिकेटर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब सीरियस कैटेगरी में इंडिया है, पहली बात तो ये याद रखना, 2006 से स्टार्ट किया गया है। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसके अंदर इंडिया बहुत पीछे है, इंडिया की रैंक बहुत ख़राब है, 101 पोजीशन पे है। यहाँ तक कि हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान भी हमसे अच्छा है, अच्छी रैंक पे है, 99 रैंक है उसकी, और हमारी 101 रैंक है। दूसरी बात यह है कि और उसके अंदर जो है, ये वाला याद रखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन से चार इंडिकेटर हैं। तो चाइल्ड स्टंट, क्या नाम है, स्टंटिंग, अननरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी। ये बच्चों ने चाइल्ड वेस्टिंग नहीं मतलब ध्यान दिया था, कई बच्चों ने गलत किया था क्वेश्चन। ये 2016 में या 17 में क्वेश्चन आया हुआ था, 15 में आई थिंक। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लगता है 15 या 16 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चाइल्ड स्टंट, याद रखिएगा आप लोग, चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी। तो चाइल्ड वेस्टिंग लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या होता है। ठीक है, तो ये मतलब इस कई बार इसको गलत किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2000 पब्लिश कौन करता है? वाइपो करता है। ठीक है, कभी भी इनोवेशन इंडेक्स की बात आ जाए, रट्टा मार लीजिए, वाइपो करेगा। मतलब ये भी एग्जाम में पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स जो है, इनोवेशन इंडेक्स, ये कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश किया है, इसका है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइव ग्रोथ। तो वाइपो इसको करता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वाइपो करता है, बस इतना याद रखिए। और इसमें कोई क्वेश्चन खास नहीं आएगा। उसके बाद लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये सर्वे हुआ है DPIIT, मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि इसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये DPIIT वाले पब्लिश करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये वाले पब्लिश करते हैं लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इसके बारे में। और लीड लीड जो है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स पूछ ले, ये सर्वे जो है वो कौन निकालता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बता दीजिएगा कौन निकालता है, भैया आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, और ज़्यादा इसमें लीड्स में स्टेट की चार कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, और चार कैटेगरी वो कौन कौन सी हैं वो उसमें पीछे मतलब भी दे रखा है। तो इसका डिवाइड है लैंडलॉक कंट्री, कोस्टल कंट्री मतलब लैंडलॉक एरियाज, कोस्टल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूनियन टेरिटरी, ये चार कैटेगरी में लीड्स स्कीम ने डिवाइड कर रखा है। और जिससे मतलब ये देखते हैं कि कितना लॉजिस्टिक किधर से किधर जल्दी से पहुंच सकता है। और इसके अलावा कैटेगरी, तीन कैटेगरी और है इसमें जो मतलब ग्रेडिंग कैटेगरी है, अचीवर्स, फास्ट मूवर और एस्पायर्स, ये कैटेगरी है। अब यहाँ पे अगर आप याद कर पाओ तो प्लीज़ याद कर लेना, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप याद कर पाओगे इतना ज़्यादा, कि कर लोगे, कि मतलब कौन कौन सी लैंड लॉक स्टेट्स कौन कौन से हैं, कौन से कोस्टल स्टेट हैं, वो आपको दिमाग में ज्योग्राफी है तो आप कर लोगे। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी इसमें है, और फास्ट मूवर किसको कैटेगरी में रखा गया, ये तो पता है कि कौन कौन है, लेकिन अचीवर किसको कहा गया। ठीक है, फास्ट मूवर किसको और एस्पायर किसको कहा गया, तो वो आप अगर याद कर सकते हो तो कर लो भैया। मैं तो नहीं कह रहा कि इतनी जल्दी याद कर पाओगे, कर पाओगे तो छोड़ दो यार, क्या है जगह टेंशन ले रहे हो। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 यूएनसी टेड निकालता है, ये याद रखना। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनसी टेड निकालता है, जिनेवा हेडक्वार्टर है इसका। थीम क्या है? डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस एंड इन द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, ग्लोबल डिसऑर्डर एंड रीजनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लें भाई। उसके बाद में नेशनल
रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स के ऊपर ही सारी बातें ज़्यादा हैं। तो रिपोर्ट्स का ये याद रख लेना भैया कौन-कौन रिलीज़ करता है और इंडिकेटर्स क्या हैं, तो मेन-मेन मैंने बता दिए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये भी है, इसके भी इंडिकेटर्स दुनिया भर के हैं, लेकिन आपके पास वक़्त नहीं है इतना याद करने का तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब मैंने एक पॉलिसी स्टेट बता दिया था कि भैया क्या नाम है, एक्सटर्नल पॉलिसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या एक्सटर्नल पॉलिसी इम्पोर्टेंट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल नहीं है? हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हमने ऐसी बना दी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है आरबीआई की होती है, जो कि रेपो रेट वगैरह को डिसाइड करना, पॉलिसी रेट को डिसाइड करना, कम करना, ज़्यादा करना वो करती है। पता है ना ये बात तो? मैंने पहले बता रखा है ये, बताया ना? कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के अच्छे ही हैं। हैं? तो इसमें जो है बेसिकली फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट इसका एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज़ किया 2023 का कि आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होगा, कितना 7% उसने बताया। जीवीए वगैरह की बात की तो ये सारा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, मैंने बताया कि सेक्शन 45 जेड बी आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके 6 मेंबर की कमिटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और ये 2016 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है कि पहले आरबीआई गवर्नर ही सब कुछ डिसाइड करता था, अब कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कराती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल में हम लोग अपनी लेक्चर में कर चुके हैं, आप लोगों को मैं चेयरमैन वेयरमैन बता चुका हूँ, यूपीएससी ने चेयरमैन भी पूछ रखा है, मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन कौन होता है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, ये भी आप लोग देख चुके हैं और आप लोग देख लीजिएगा जाके अपने नोट्स तो आपको याद आ जाएगा। टॉप रिमिटेंस रिसिपेंट, तो ये मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि टॉप रिमिटेंस कहाँ से आता है, कौन रिसीव करता है। रिमिटेंस आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि है ज़रूरत भैया कि रिमिटेंस क्या होता है। आज भी इंडिया ही है टॉप, टॉप रिसीवर कौन है, इंडिया है, ठीक है, उसके बाद चाइना, उसके बाद मैक्सिको, ठीक है ना। और लार्जेस्ट कहाँ से आता है, यूएसए से पहले भी आता था, अभी भी आता है, और उसके बाद में यूएई से, फिर सऊदी अरबिया से। लार्जेस्ट सोर्स जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमारा आता है सबसे ज़्यादा यूएसए से ही आता था, अभी भी आता है, फिर यूएई से आता है, फिर सऊदी अरबिया से और स्विट्ज़रलैंड से आता है, ठीक है भैया? बेटा, ठीक है, तो क्लियर है? उसके बाद में इंडिया इंडिया गेट हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लो। एफडीआई सबको पता है क्या होता है, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो डीपीआईआईटी बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि डीपीआईआईटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है, ठीक है। और ये इसने बताया कि भाई एफडीआई हमारे यहाँ जो है इनफ्लो बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, रिकॉर्ड इनफ्लो हुआ है, हाईएस्ट इनफ्लो हुआ है, ठीक है। इसमें 2000 आपका 83.57 बिलियन डॉलर हुआ है 2021 एंड 22 में। तो ये कुछ ये हो सकता है आप पूछ ले आपसे कि हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लो हमारे कौन सी ईयर में हुआ है, तो 2021-22 के अंदर 83.57 बिलियन हुआ है, ठीक है। और आपको लोगों को एफडीआई एफडीआई बताने की जरूरत तो है नहीं, सब तो पता ही है। सबसे ज़्यादा मतलब टोटल इनफ्लो कहाँ से आया है, तो सिंगापुर, मतलब ये है कि मतलब टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज, तो टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज कौन है, सिंगापुर 27%, यूएसए 18% और मॉरिशस 16%, ठीक है। एफडीआई फ्लो जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, और कर्नाटका इज द टॉप रिसिपेंट ऑफ द स्टेट विद द 38% शेयर, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में आया है। उसके बाद में तो क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे एफडीआई आया है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38% शेयर जो है वो कहाँ पे आया है, कर्नाटका के अंदर आया है। एफडीआई का जो है इक्विटी का इनफ्लो फाइनेंशियल में महाराष्ट्र के अंदर 26% था और दिल्ली में 14% था, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, हो सकता है ये यूपीएससी में नहीं तो यूपीपीसीएस में आ सकता है। इंडिया फर्स्ट सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड, ये वाला, इसको पढ़ा है आप लोगों ने पहले, ग्रीन बॉन्ड तो पढ़ा ही होगा। फर्स्ट सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड ये अप्रूव किया गया है 9 नवंबर 2022 में। आपको बॉन्ड तो पता ही होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उन्होंने, यानी निर्मला सीतारमन ने अप्रूव किया है फाइनल सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क इन इंडिया। और ये जो है स्ट्रेंथन करेगा इंडिया को कमिटमेंट को, किसके लिए, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट को, जो मैंने अभी पिछले डिस्कस किया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जो है वो उसको याद रखें कि लॉन्च किया गया है 9 नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वगैरह को अचीव करना, ओके। एफडीआई को याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइन।
कि एफडीआई कौन से स्टेट में ज़्यादा आया है, रिमिटेंसेस कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सी कंट्री से ज़्यादा आए हैं, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। उसके बाद देखिए एनएससी गेट द फाइनल सेबी अप्रूवल टू लॉन्च सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये क्या होता है, इसके ऊपर पीआईएस में क्वेश्चन आएगा। पूरे पूरे चांसेस हैं, या तो मेंस में आएगा या तो प्री में आएगा। मेंस में आ सकता है आज नहीं तो कल, क्योंकि सोशल जो ना मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है। ये बेसिकली National Stock Exchange had got the green light for the capital market regulations. SEBI had launched social stock exchange. Social stock exchange is a platform that will help social enterprises to raise fund from the public. It is similar to the stock exchange which help companies to raise fund from the public. तो वही है, ठीक है। ये बैकग्राउंड क्या है, इसमें आइडिया क्यों आया है कि मतलब इसको 2019 और 20 के बजट में इसका आइडिया आया था कि मतलब सेबी जो है वो कुछ सोशल कामों में भी वो करे, और उसमें सोशल एजेंसी जो हैं जो सोशल काम कर रही हैं, सोशल स्टॉक मतलब को पब्लिक से फंड उठाने के लिए, यानी उन प्लेटफॉर्म को उनको सोशल इंटरप्राइजेज जो हैं उनको भी फंड मिले, क्योंकि पता है कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज को तो बहुत ईजिली फंड मिल जाता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट मोटिव लोगों को दिख रहा होता है। लेकिन जो सोशल इंटरप्राइजेज होते हैं, जो लोगों की हेल्प के लिए होते हैं, जो छोटे लेवल पे होते हैं या किसी की हेल्प के लिए, तो वहाँ पे नहीं मिलता। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत से ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड के लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम प्रॉफिट पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा भी मतलब इसको एक वो मिल गया है, ठीक है। तो ये है, लेकिन इसके बारे में डिटेल इसका मैं अभी नहीं, लेकिन आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप लोग एक नोट्स लिख लीजिएगा, छोटा-मोटा नोट्स बना लीजिएगा कि ये होता क्या है, कैसा इश्यू हो रहा है। बस इतना अभी फ़िलहाल यूपी उसके लिए ध्यान रखिएगा कि सेबी ने हाँ कर दिया है नेस और सोशल स्टॉक एक्सचेंज इश्यू किया जाएगा, और ये फ़रवरी में 2023 में इसके ऊपर नोट दिया है, ठीक है ना? तो ये बात थोड़ा-सा करिएगा, वो ऑफ होने वाला है, मैं ज़रा चार्जिंग पे लगा लूँ। ओके। उसके बाद में इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, ये ठीक है, इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये ये ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है। कौन ज्वाइंटली पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर, ठीक है, ये करता है और ये एनालाइज करता है 16 इंडियन स्टेट्स को, ठीक है। ओके। उसके बाद कर्नाटका एंड गुजरात मेड द most progress towards the clean energy electricity transition. Haryana and Punjab are the best position to further this transition. Bihar, UP and West Bengal uh, must ramp up effort to maximize their renewable energy. ये सब उसकी फाइंडिंग्स हैं। इंडिया का क्लाइमेट टारगेट क्या है? एट 26th यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज में ग्लासगो में जो हुआ था, इंडिया ने डिस्प्ले किया था कि भैया हमें जो है मतलब इनकी कमिटमेंट थी, ठीक है, कि हम लोग जो है कितना करेंगे, 500 गीगावाट की नॉन फॉसल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 2030 हम लोग करेंगे। तो ये सब उनकी कमिटमेंट का पार्ट चल रहा है। और उसके अलावा इनकी कमिटमेंट थी कि 50% जो है कम्युलेटिव इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन फॉसिल से करेंगे धीरे धीरे 2030 तक। 1 बिलियन टन जो है कार्बन इमिशन को ये बोल रहे थे रिड्यूस करेंगे हम लोग बाई 2030। और उसके अलावा ये थोड़ा टारगेट देख लीजिएगा, और मतलब ये वही इन्वायरमेंट का ही है। इम्यूशन इसके अलावा हम लोग रिड्यूस करेंगे इमिशन इंटेंसिटी को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 45% बाई 2030, और अचीव करेंगे नेट जीरो बाई 2070। ये भी टारगेट किया है कि 2070 तक हम इमिशन एकदम जीरो कर देंगे, ठीक है। कीर्ति प्रकाश पैनल किसके लिए बनाया गया, क्वेश्चन आ सकता है। तो गैस प्राइसिंग के ऊपर बनाया गया है। गैस की आपको पता है प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए कीर्ति प्रकाश पैनल बनाया गया है। एक बस ये याद रख लीजिएगा। T+1 सेटलमेंट प्लान क्या है? तो सेटलमेंट प्लान T+1 टारगेट ट्रेड+1 T+1 सेटलमेंट है। ये एक्चुअल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस क्या नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया। मैंने आपको T+3 बताया और रखा है ऑलरेडी कि सेटलमेंट प्लान T+3 T+1। तो जब मैं स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था सेटलमेंट का प्लान T+1 T+2 ये बताया था मैंने। तो 2 दिन में सेटलमेंट, ये T+1 में 1 दिन में सेटलमेंट, यानी 24 घंटे के अंदर सेटलमेंट करने के लिए है। तो बस इतना याद रखेंगे। स्पेशल पर्पस इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ये इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू पीएम,
ये जो है रिलीज करता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बेसिकली किसके लिए है? बेसिकली हमारे यहाँ सोशल प्रोग्रेस का क्या है, कौन बेसिक ह्यूमन नीड्स किसको मिल रही हैं, फाउंड वेल बीइंग क्या है, अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए क्या है, इन सब क्राइटेरियाज को देखते हुए 89 इंडिकेटर्स को देखते हुए 49 जो है 89 इंडिकेटर एट द स्टेट लेवल एंड 49 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये रखता है, और उसमें ये देखता है कि किस तरीके से सोशल प्रोग्रेस हो रहा है। उसमें मतलब टीयर 1 में वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस है, टीयर 2 रखते हैं हाई सोशल प्रोग्रेस को, 3 टीयर रखते हैं अर्बन अपर मिडिल का अर्पन अर्पन वो अर्बन मिडिल सोशल प्रोग्रेस, और लोअर मिडिल, फिर उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स में वेरी लो एंड वेरी लो, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस। तो ये जो है एसपीआई निकालता कौन है वो आपने देख लिया है, और इसमें मतलब पौंडीचेरी हाईएस्ट एसपीआई है 65.99 कंट्री का स्कोर है। लक्षद्वीप और गोवा जो है वो फॉलो कर रहे हैं, एक मतलब क्लोजली फॉलो कर रहे हैं उसको। झारखंड और बिहार जो है लोएस्ट हैं। तो ये क्वेश्चन भी अगर आता है तो ध्यान में रखिएगा कि एसपीआई जो है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू पीएम, ये इस रिपोर्ट को निकालता है, और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स होता है ये, और इसमें कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, फाइन। उसके अलावा अजायवल यानी आपका मिजोरम, सोलन और एंड शिमला, हिमाचल, ये हिमाचल प्रदेश के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश 31वीं प्लेस पे है सोशल प्रोग्रेस में, ठीक है, 30 सोशल प्रोग्रेस में कितने में, 31 पोजीशन पे। यूपी वाले ध्यान दें, ध्यान दिया, हो गया, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में फिर तमिलनाडु ने हाईएस्ट मतलब स्कोर किया है अपॉर्चुनिटी डायमेंशन में 72, और बेसिक ह्यूमन नीड डायमेंशन में जो है वो गोवा, पौंडीचेरी, ये लोग टॉप 4 हैं, परफॉर्मर्स हैं। उत्तर प्रदेश 31वीं पोजीशन, याद रखेंगे, और पौंडीचेरी जो है वो नंबर 1, लक्षद्वीप नंबर 2 और गोवा नंबर 3। और खराब में जो मतलब टीयर 1 वाली रैंकिंग है, टीयर 2 में जम्मू कश्मीर, पंजाब, दादरा नगर हवेली, और सबसे लास्ट में चले जाइए आप टीयर 5 और टीयर 6 में, तो टीयर 5 में यूपी शुरू हो जाता है। यूपी जो है 31वीं रैंक, उड़ीसा 32 रैंक, और एमपी 33 रैंक। बिहार और आसाम वाले और पीछे हैं, आसाम, बिहार, झारखंड और पीछे, ठीक है, 34, 35 एंड 36। हम लोग इसी में खुश ले लेते हैं कि बिहार और आसाम वालों से तो ऊपर रहते हैं हम लोग, है ना साजिया, क्या कहती हो? जी से आगे रहना चाहिए, इसी में खुश है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है 2002, ये पब्लिश करता है स्टार्टअप जिनोम, और केरला को रैंक फर्स्ट दिया है इसने, ओके। और उसके अलावा जो ये रिपोर्ट है इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं उसमें सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी और लंदन, ये बेस्ट परफॉर्मर हैं। इंडिया की जो सिटीज़ बेस्ट परफॉर्मर हैं वो बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई है। और उसके अलावा जो है आपका 540 कंपनीज़ को ये देखता है, और फिर उसमें मतलब निकालता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला मैंने बताया था, कल ही आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स वाले जो है डिसाइड करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। ये अप्रूव करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अप्रूवल यही देता है, और रिकमेंडेशन जो है वो कौन देता है, जो मैंने कल बता दिया था, याद है? कल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने बताया नहीं था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रिकमेंडेशन कौन देता है? एग्रीकल्चर प्राइसिंग वाले देते हैं, ठीक है, और कॉस्ट प्राइसिंग वगैरह वाले। और ये जो है क्या नाम है, जो फाइनल जो डिसीजन होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वो जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लेता है, ये बताया था ना। उसके बाद में देखें यहाँ पे आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्यूएस वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएस मतलब यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो अच्छा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो क्यूएस वर्ल्ड की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें जेएनयू जो है आपका, ठीक है, पर इंडिया के इंस्टीट्यूट में जो है वो कौन कौन लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है, तो जेएनयू का 68 प्लेस है। आईआईटी कानपुर का जो है 87th रैंक है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में। और टॉप 10 कैटेगरी के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया में आए हैं ये लोग, मतलब आईआईटी मद्रास जो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 21st रैंक है, और आईआईटी मुंबई का मैथमेटिक्स में 92nd रैंक है। दिल्ली का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 40, आईआईटी दिल्ली का 49 रैंक है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का सोशियोलॉजी में 68 रैंक है।
बिट्स पिलानी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो है, इनकी भी एंट्री मिली है इनमें टॉप 100 में। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इस ऐसे ही है। मतलब इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की जाती है 5 ब्रॉडर सब्जेक्ट में, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, मार्केटिंग, इन सबको सब सारी चीज़ों को देख के बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही यूपीएससी के लिए है। रेयर शायद क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। सिलिकॉन वैली बैंक कॉलेप्स, सिलिकॉन वैली के बैंक जो कॉलेप्स हुए उसके ऊपर क्वेश्चन भी मुश्किल है आए। ओके, उसके बाद में आपका ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, हाँ ये इसमें एक पॉइंट ये है कि ग्लोबल डील टू इंश्योर द बिग कंपनीज पे मिनिमम टैक्स रेट ऑफ 15% एंड मेक द हार्डर फॉर देम टू अवॉइड द टैक्सेशन फॉर बीइंग एग्रीड बाई 136 कंट्रीज। तो एक मिनिमम ग्लोबल मिनिमम टैक्स रखने की बात की गई, क्योंकि आपको पता है टैक्स हेवन में जाके लोग अपना टैक्स जो है बहुत अवॉइड करते हैं। जैसे मॉरिशस वगैरह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों आता है, क्योंकि मॉरिशस वगैरह में लोग रजिस्टर कराते हैं, हमने वहाँ पे टैक्स हेवन उसको बना रखा है, क्योंकि हम लोगों ने मॉरिशस वगैरह को स्पेशल एडवांटेज दे रखा है कि वहाँ से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उससे टैक्स कम लेंगे। तो एक वो रखा गया है कि टैक्स को लोग अवॉइड ना कर पाएँ, बिग बिजनेसेस खासकर अवॉइड ना कर पाएँ, तो उनके लिए जो है रखा गया है कि 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स कर दिया जाए। तो बस इतनी बात याद रखिए, बहुत है। माइग्रेशन एंड द डेवलपमेंट ब्रीफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ और वर्ल्ड बैंक। तो ये जो है बेसिकली माइग्रेशन कितना हो रहा है, रिमिटेंसेस कितने आ रहे हैं, उन सब के ऊपर बात करता है। ठीक है, क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट माइग्रेशन कितने हो रहे हैं, क्लाइमेट माइग्रेशन मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, या मतलब पॉवर्टी की वजह से माइग्रेट कर रहे हैं, वो सब बातें इसमें वो करता है। फोर्ब्स के इंडिया के 100 रिचेस्ट पीपल, इंडियाज 100 रिचेस्ट पीपल फोर्ब्स ने बनाया है। तो आपको पता है कौन कौन आ गया उसमें, देख लीजिएगा भैया। हाँ, ये यूपीएससी मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन फिर भी देख ले, टॉप 10 लोगों को तो देख ही ले। गौतम अदानी नंबर 1 पे था, मुकेश अंबानी था, फिर उसके बाद में राधा कृष्ण देवानी। ये क्वेश्चन आएगा नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना भैया। ओके, मतलब ये पूछेगा नहीं कौन टॉप पे है, मतलब मुझे नहीं लगता कि पूछना चाहिए उसको, बाकी यार पूछ ले तो मर जाए, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब बेकार में यार जिंदल उंदल इन लोगों को पूछने की जरूरत क्या है ना। जो अब तुम पॉलिसी वॉलिसी पूछो। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, मतलब बेचारा नहीं मरे यार, ऐसी बोल रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ। पूछ लेगा तो कौन मरेगा, वैसे भी कोई एक कमेटी बनाती होगी, है ना। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो किसको मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, तो याद कर लीजिए कौन किसको मिला है भाई। 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को दिया है इसको। 3 लोगों को मिला है, बैन एस बर्नेक, इन भाई साहब को, ठीक है, इन लोगों के नाम। उसके बाद में डगलस डब्ल्यू डायमंड, और उसके बाद में फिलिप्स एच डेविच, क्या नाम है, डेव विक। ये जो है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया इन्होंने आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी बैंक का हमारे ज़िंदगी में क्या रोल है, इसको समझने में इन्होंने मदद की है। क्राइसिस के टाइम पर बैंक कैसे हमें काम करते हैं, तो उसके लिए जो है इन लोगों को मतलब नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि क्यों बैंक एग्जिस्ट करते हैं, बैंकिंग का कोलैप्स कैसे करेंगे, क्या डैमेज कैसे होता है, ये सारी बातें उन्होंने की हुई हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में हुरून इंडिया लिस्ट। अब एक इसके अलावा एक हुरून इंडियाज इंडिया रिच लिस्ट निकलती है, इसमें नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिस्ट विस्ट निकालते हैं, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और यूपी पीसीएस ये पीसीएस भी नहीं पूछने वाला इससे क्वेश्चन, तो नीड नॉट टू वरी। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका, ठीक है बस कहानी ख़त्म। हुरून रिपोर्ट जो है ये पब्लिश कौन करता है, ऐसा अगर पूछ ले तो शायद पूछ ले। ठीक है, तो बाकी देख लीजिएगा आप। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आपका न्यूज़ इन शॉर्ट, न्यूज़ इन शॉर्ट में देखिए, न्यूज़ इन शॉर्ट में आपका ये स्वच्छोत्सव, ये देख लीजिएगा। स्वच्छोत्सव मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट 23, इसको जीरो वेस्ट अचीव करने के लिए बोला है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और यूएसएड ने लॉन्च किया है न्यू इनिशिएटिव टू इंक्रीज ट्री कवरेज इन उत्तर प्रदेश। वो टॉफ़ी स्कीम आप लोगों ने देखा, टॉफ़ी मतलब ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट इन इंडिया, ये लॉन्च करने की बात की हुई है, तो ये देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है यानी यूपी के साथ, यूपी में हुआ है तो टॉफ़ी याद रखिएगा कि
न्यू इनिशिएटिव टू इंक्रीज दी कवरेज इन उत्तर प्रदेश। तो टॉफी जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड उत्तर प्रदेश इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ यूएस और उसके अलावा यूएस एड, इन्होंने अनाउंस किया है कि टॉफी ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट इंडिया प्रोग्राम के तहत यूपी में फार्मर्स वगैरह को बढ़ा के मतलब इसको कवरेज को बढ़ाना है। तो ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा क्योंकि यूपी से रिलेटेड है, हो सकता है यूपी में पूछ ले। अमेजन ज्वाइन ओएनडेक ई कॉमर्स नेटवर्क। ओएनडेक क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये जो है बेसिकली इसको अमेजन ने ज्वाइन किया है। ओके, स्मार्ट कॉमर्शियल सर्विस के लिए, ठीक है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट कंपनी established by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade of Government of India. Amazon has announced it will integrate its logistic network with the smart commerce service within the open network for digital marketing. तो आपसे अगर पूछे ONDC क्या है तो आप बता दीजिएगा क्या है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी आपको पता है सेक्शन 8 कंपनी होती है, पता है ना। और ये जो है आपका इस्टेब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एग्जिम बैंक के बारे में मैं बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर बनाने की बात है तो वो आपको पता है बहुत पहले से चल रहा है, स्मार्ट सिटी गिफ्ट सिटी वगैरह, ठीक है। उसके बाद में आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन क्राइसिस इन द एडोलेसेंट वुमेन, ये यूनिसेफ वाले निकालते हैं ये रिपोर्ट। अंडर नरिशमेंट ऑफ एंड ओवरलुक्ड अ ग्लोबल नरिशमेंट क्राइसिस इन एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन रिपोर्ट। ये कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ वाले करते हैं। ये कर लीजिएगा। उत्कर्ष 2.0 ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। उत्कर्ष 0.2 उसको याद रखिएगा कि वो पूछ सकता है उत्कर्ष 0.2 किसका है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। फिफ्थ एडिशन ऑफ यूथ को लैब इंडिया, ये जो है एशिया पैसिफिक लार्ज यूथ इनोवेशन मूवमेंट है जो कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, यूएनडीपी इंडिया, सिटी फाउंडेशन वाले कराते हैं। ऐसे अगर आ जाए तो देख लीजिएगा। सिडबी और गूगल इंक पार्टनरशिप टू हेल्प एमएसएमई, गूगल इंक और सिडबी ने मिलके एमएसएमई को हेल्प करने की कोशिश की, तो वो देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में शायद ही क्वेश्चन आए। ओके, उसके बाद क्या है भैया? इंडिया बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुकी है भाई, हैं। इंडिया जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई और अब फिफ्थ लार्जेस्ट पहुंच चुकी है। यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद हम बचे हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड जो है कल्याणी, अच्छा ग्रीन स्टील ब्रांड, ठीक है, कल्याणी फेरेस्टा। ये बेसिकली ये जो है मतलब पूछ ले, ऐसे पूछ ले कि कल्याणी ग्रुप का फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है, तो कल्याणी फ्रेस्टा नाम याद रखिएगा क्या है बस, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स इंडिया, ये जो है इसने आपका वो सबसे इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जीता हुआ है, तो देख लीजिएगा अगर पूछ ले गलती से। सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस और इसके अलावा फर्स्ट एवर ग्रीन प्राइस इंडेक्स। अच्छा, IGX इंडियन गैस एक्सचेंज ने इंडिया का फर्स्ट नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज, ठीक है, प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा कभी पूछ ले। के शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी क्या होता है? के शेप रिकवरी का मतलब है व्हेन रिसेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी रिकवर करे डिफरेंट रेट से, टाइम और मैग्नीट्यूड से, तो उसको हम लोग के शेप बोलेंगे, ठीक है। और ठीक है, बस हो गया। महारत्ना कंपनीज आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कंपनीज हमारे यहाँ ONGC वगैरह ये सब जो है महारत्ना कंपनीज होती हैं। और नवरत्ना कंपनीज भी बताया हुआ है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी, चलो ठीक है। 11th इसमें 11th एग्रीकल्चर सेंसस, ये एग्रीकल्चर सेंसस के ऊपर पूछ सकता है कि कौन लॉन्च करता है, तो एग्रीकल्चर सेंसस ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में, ठीक है। बस इसको याद रखिए, कर लीजिएगा दिमाग। अच्छा, पावर एट द रेट 20, ये क्या नाम है, एट द रेट 2047, ये पावर सेक्टर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, ये वाला जो है ये पूछेगा कि भविष्य पावर 24 कहाँ पे, किसने कब लॉन्च किया, कौन सा है। 2-3 बार उसमें भी देख चुके हो कि क्या नाम है, पॉइंट टू रिमेंबर में भी देख चुके हो कहाँ से लॉन्च हुआ है, याद है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया, देख लीजिएगा। उसके बाद इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड स्कीम है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट
कि कहाँ पे फ्लड हो सकता है। तो फ्लड आप देख लीजिएगा गूगल का, इसमें किसका है ये, गूगल गूगल का है प्लेटफॉर्म, ठीक है। फ्लड अब अभी हमने कल देखा था, मेरे दिमाग से निकल गया था। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो है, ये करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है, क्या नाम है, किन के साथ, सार्क कंट्रीज के साथ, ठीक है। ये बेसिकली करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो होता है वो एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र करने में या एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो उसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, सबको पता है कौन निकालता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है, और कौन निकालता है, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट, मेरा दिमाग जो है थक गया भैया, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट, अब मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 जो है डिजिटल बैंकिंग हब बनाए गए हैं, देख लीजिएगा। बाकी आप लोग एक बार क्या बचता है इसमें देख लो यार, कुछ इंपॉर्टेंट, स्वच्छ, अच्छा अब ये छोटे छोटे से हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग अब हैंग करने लगा है, मेरा दिमाग थोड़ा, मैं थक गया हूँ एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते ना, तो दिमाग अब हैंग कर रहा है ठीक है। तो अब जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको देख लीजिएगा। इसको छोटे वालों को देखने में मतलब वो हो जाएगा। बाकी मैं उसको बता दे रहा हूँ, ये यूनियन बजट वगैरह, ठीक है, उसको टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि मैं एक एक छोटा छोटा देखूँ, पता नहीं क्या क्या कभी कभी दे रखा होता है। देखो इसमें देख लो, यूनियन बजट 2023 एंड 24, इसके लिए जीडीपी, जीडीपी भाई हमारा ग्रोथ रेट कितना बोला हुआ है, ये रटी हुई चीज़ है आपके, 10.5% बोल दिया करने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट कितना हमारा है, 6.4%। फिजिकल डेफिसिट बताने की जरूरत है कि क्या है, ठीक है। इसमें एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है देखो, गवर्नमेंट ने प्रपोज एक्सपेंडिचर कितना रखा हुआ है, 45, देखो 45,03,97 करोड़ रुपए, किसका क्या रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है ये एक्सपेंडिचर, इसको दिमाग में रखिएगा, ये एक्सपेंडिचर प्रपोज किया है, ओके, ये प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है। और ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हमारा 5.9%, टारगेटेड किया गया 5.9%, फिजिकल डेफिसिट जो है टारगेट है 6.5%, ठीक है। तो ये जो है फिजिकल डेफिसिट टारगेट हमने किया है 6.4%, ये टारगेट याद रखिए। फिजिकल डेफिसिट 2023-24 के लिए टारगेट किया है 5.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 6.4% था, अब इसको और कम करने की बात की है, यानी थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये देख लीजिए रुपया कहाँ से आया कहाँ गया, तो ये यहाँ पे देख लें आप, इसको जरूर दिमाग में रखें, रुपया कहाँ से आया, यानी कि रेवेन्यू हमारा पैसा कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा कहाँ से आता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी 34%, इनकम टैक्स 15%, दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, एक्साइज, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉर्पोरेशन टैक्स 15%, ये यूपी वाले पूछते हैं। जैसे जीएसटी से हमारा 17%, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका ये जीएसटी के अलावा कस्टम 4%, नॉन टैक्स कैट रिसिप्ट 2%, और टैक्स नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6%। ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, रख लिया। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम, तो एक दो तीन याद रख लीजिए। एक तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स इनकम टैक्स के लगभग बराबर है, ये याद रखें। दूसरा सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, 34%, ये याद रखें। जीएसटी से कितना आ रहा है, 17%, ये याद रखें। एक्साइज से कितना आ रहा है, 7%, याद रखें, बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। कस्टम से 4% आ रहा है, ओके। ये कंपैरिजन के लिए दे सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। रुपये कहाँ जाता है, यानी एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद में हमारा जो जा रहा है पैसा, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे जाता है हमारा, इंटरेस्ट पेमेंट में, वो हमेशा से इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। कहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट है भाई, ये 20%, ठीक है, ओके। फिर हमारा जो होता है स्टेट का शेयर जो टैक्स और ड्यूटीज़ के लिए है वो 18%। फिर सेंट्रल जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें 17%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर जो क्या नाम है ट्रांसफ़र करवाता है 9%। डिफेंस में हमने खर्च किया 8%, सब्सिडी हमने दी 7%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%, पेंशन हमारा गई 4%, और अदर जो एक्सपेंडिचर है वो 8%। सबसे कम हमने पेंशन में खर्च किया है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना, इस साल, ओके। ये बस आप याद रखें, बाकी सारा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट, ये अब अगर याद रख लिया तो बात बन जाएगी। और हमने लगभग कितना परसेंट किस में किया है, बस वही डेटा आप याद रख लें, दिमाग में बिठा लें, क्योंकि आप लोग
याद नहीं कर सकते ज़्यादा। प्राइमरी डेफिसिट आपको, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट आपको पता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपको पता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, बता चुका हूँ ना मैं। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। नहीं बताया तो आप पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं, आप पढ़ ली, घर पे पढ़िएगा। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट टारगेट मैंने बताया, FRBM एक्ट मैंने बताया, फिजिकल बजटरी एंड मैनेजमेंट टारगेट मैंने आपको बता रखा है कि उसमें हम टारगेट सेट करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इतना रहेगा। तो देखिए हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो क्या है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कितना परसेंट में रखा हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, वो थोड़ा सा बस अपने दिमाग में बिठा के दीजिएगा। मीडियम टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है 23-24 का जो बजटेड हमने वो रखा हुआ है, 23-24 का वो 5.9% जो रखा हुआ है वो फिजिकल डेफिसिट रखा हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% रखा हुआ है, और क्या नाम है 2.3% जो है हमने प्राइमरी डेफिसिट। ये यूपीपीसीएस वाले विशेष तौर पे ध्यान रखें। ओके, क्योंकि ये सब डेटा कभी कभी यूपी वाले पगला जाते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल। जो कैपिटल मतलब क्रिएट कर लिया अगर स्टेट ने, तो उसके लिए फिर वो माइनस कर देते थे, याद है ना भाई। रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल, ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, पता है ना। हाँ, तो बस ये सब चीज़ें दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसमें ना डेटास के अलावा कॉन्सेप्ट भी पूछता है, तो बस वो याद रख लेंगे तो बात बन जाएगी आपकी। ये तो मैं ज़बरदस्ती डेटास बता रहा हूँ। फाइनेंस सेक्टर हो गया। इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें कुछ ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे बता दिया। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि भाई 6.5% हमारा जो है एस्टिमेटेड जीडीपी का ग्रोथ होगा, 6.5% याद रखेंगे। और जो है हमारा 7% तक हम लोग आगे जाने की कोशिश में रहेंगे। थर्ड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें बनने का है। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम पहुंच चुके हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट जो है मार्केट उस पर पहुंच चुके हैं, मतलब मार्केट इकोनॉमी में, यानी फिफ्थ लार्जेस्ट किस में है भाई, जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें। थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी में हम लोग इकोनॉमी बन चुके हैं। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 6.8% चल रहा है, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे ही बताएगा, हमें और कौन बता सकता है, ठीक है। और करंट अकाउंट बैलेंस में अगर हम देखें तो हमारा जो है करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो 36 बिलियन है, यानी 4.4% ऑफ 36.4 बिलियन, यानी 4.4% ऑफ जीडीपी। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। डेफिसिट हमारा कितना है, फिजिकल हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, 4.4% ऑफ जीडीपी। ओके, और करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह मैं बता चुका हूँ। फिजिकल डेफिसिट हम 6.7% रखे हुए हैं। ओके, ये दिमाग में रखें। एग्रीकल्चर और एड सेक्टर, अब इसमें ये पूछ लेता है कि एग्रीकल्चर और एड सेक्टर, तो एग्रीकल्चर जो है वो एवरेज कितने रेट से ग्रोथ कर रहा है, 4.6% से, दिमाग में रखेंगे। और 3% के आसपास, 3 to 4% ग्रोथ करने की कोशिश में लगा रहता है। और उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर को क्रेडिट कितना जाता है, मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट कितना है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे एग्रीकल्चर का वो कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं दिया है क्या। एनुअल ग्रोथ तो दे रखा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो क्या है भाई, वो नहीं दिया है कि कितना परसेंट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें जीडीपी में। इंडस्ट्री अकाउंट 31%, पॉइंट मतलब 17% से बढ़ गए ना, 18.3% इस वक्त है, ठीक है। तो मैंने पहले जब आपको पढ़ाया था तो उस समय तो मैंने बताया ही था क्या रेट है, लेकिन अभी देख लीजिएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे अभी जो है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है उसको दिमाग में रख लीजिएगा। ये कहाँ गई, ये दरक्षा नहीं है क्या बिल्कुल भी, है। हाँ, नहीं उसमें देखना है, लेकिन अपना इसका जो है, अगर इस वाली इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से था तो ठीक है, और नहीं था तो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा इंडस्ट्री जो है उसमें 31% है, इंडिया की जीडीपी का 31% है, और एम्प्लॉय करता है 12.1 करोड़ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर देता है। उसके अलावा इंडस्ट्री के बाद में सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर का भी देख लीजिएगा कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है और कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, बस ये देख लीजिएगा। एफडीआई इनफ्लो कितना है वो देख लीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कितना है, अब इस साल फॉरेक्स रिजर्व कितना है हमारे पास, ये देख लीजिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ है, तो ये एक एस्टिमेट जो है जरूर दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, जो दिया हुआ है, ठीक है। बस इतना हो गया हमारे पास। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है वो भी देख लिया आपने। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास देख लीजिए कितना है, ये देख रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास 563 बिलियन का है, ठीक है, US डॉलर। ओके,
और हम लोग इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट जो है फॉरेक्स रिजर्व में है। चलो यहीं पे ये याद कर लो, ठीक है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारा जो है 4.2% है, इसको दिमाग में रखना, ऑफ जीडीपी, ये दिमाग में रख लिया। हमारे यहाँ एफडीआई का इनफ्लो जो है वो एफडीआई का इनफ्लो जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल इन अकाउंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई और एफआईआई, ये इससे सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, ये दिखा रहा है। और उसके अलावा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, ये हाईएस्ट शेयर जो है एफडीआई का आया है, लगभग 23% आया है। और उसके बाद में सर्विस है 15.4%, उसका ट्रेडिंग है ये। तो ये पॉइंट्स कुछ ना जरूर दिमाग में रखें आप, ठीक, अगर आता है एग्जाम में तो ज़रूर करें। एक्सटर्न एक्सपोर्ट में किसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है ये, और इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका है, तो नॉन इसमें ये क्या मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 332 बिलियन वाला ये, और ज्वेलरीज वगैरह का जो एक्सपोर्ट है वो 233 बिलियन। तो ऐसे पेट्रोलियम लिब्रिकेंट वगैरह जो है वो 21%। तो ऐसे कुछ मतलब चीज़ें जो हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि भाई ये घटता बढ़ता रहता है, तो अपडेट करते रहिएगा। तो अभी जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपने आप को अपडेट करके जाइएगा, ठीक है। अब बताओ भाई, एग्रीकल्चर का 18% बताया, 18.3%, इंडस्ट्री का कितना बताया, 31%, ठीक है। फिर उसका कितना बचा, उसका कितना बचा है, सर्विस कितना बचा है, ना ना ना, ये क्या बात कर रही हो, अरे 18 सर्विस सेक्टर का कितना होगा, अरे 9.1% थोड़ी ना है, 9.1% क्या है, वो ग्रोथ है। कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में, लगभग 54-56% तो करता ही है ना। तो ये 20-30-20-50, हाँ, तो 48% कर रहा होगा अभी, है कि नहीं। अरे भाई, सर्विस सेक्टर जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगा क्या, ये तो ग्रोथ है ना सर्विस सेक्टर का, वो कंट्रीब्यूट तो करेगा 48% लगभग 48-50% के आसपास करता है ना। कम लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन सबसे ज़्यादा है, ओवर 50% दिया ना, तो वो तो वही है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये याद रख लो, जैसे एक दिमाग में रखो कि ये जो है 50% के आसपास करेगा, ये 18.3% है, ये 31% है, ठीक है। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद में फिर इंडस्ट्री, और उसके सबसे कम एग्रीकल्चर, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, उसके बाद इसमें इंडस्ट्री में, और सबसे कम एम्प्लॉयड है किसमें, इन्फ्लेशन का देख लो कि एस्टिमेट इतना किया था और हमारा इन्फ्लेशन कितना रहा है, ठीक है, और इन्फ्लेशन कितना है और हमारा रिटेल में कितना इन्फ्लेशन है, ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखने का है, ठीक है। चलो, तो ये बस ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को एक बार रीडिंग आप खुद से लगा लीजिएगा, देखो दिमाग में डेटा ऐसे नहीं बैठता है। और एक वो सब तो मैं बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब तो मैं पहले ही थ्योरी में बता चुका हूँ। बस आपको अपडेट क्या करना है, अपने आपको परसेंटेज वाला थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है कि भाई कितना इस वक्त फॉरेक्स है, कितना एफडीआई है, कितना वो है, बस बाकी सब हो गया, ठीक है भाई।